हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जेपी एग्जामिनेट के एक नए वीडियो में आप सबको फिर से स्वागत। पिछले वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू को कवर किया था। आज पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये एक एनिमल है। एनिमल तो है लेकिन क्यूट भी है। आप भी एनिमल हो, हाँ ह्यूमन हो, लेकिन एनिमल में कैटेगराइज किया गया और आप भी क्यूट हो, ठीक है। और यही एनिमल टिश्यू से बना हुआ है। और एनिमल टिश्यू चार टाइप के होते हैं। एक है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। क्लियर। चारों टिश्यू हम देख लिए। चारों टिश्यू में से आप लोग सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के जो स्किन है, बॉडी के लाइनिंग, वहां पे प्रेजेंट होता है। यहाँ लाइनिंग, सिर्फ बॉडी के लाइनिंग नहीं, बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, ऑर्गन के लाइनिंग में भी प्रेजेंट है एपिथेलियल टिश्यू। सिर्फ आउटर लाइन नहीं, इनर लाइनिंग में भी प्रेजेंट है एपिथेलियल टिश्यू। इधर देखो, एक आउटर लाइन है, एक इनर लाइन है, दोनों के बीच में यहाँ देखो एक स्पेस है, इसको हम बोलते हैं लुमेन, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू लुमेन को भी लाइनिंग करता है, आउटर लाइन में भी प्रेजेंट है। मतलब ये एक ऑर्गन को कवर करता है, बाहर से कवर करता है, अंदर से भी कवर करता है। ये एक बैरियर की तरह काम करता है। दो ऑर्गन के बीच में भी ये बैरियर की तरह काम करता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो क्या करना पड़ेगा उसे, कैसे करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एपिथेलियल टिश्यू को परमिएबल होना चाहिए और एपिथेलियल टिश्यू परमिएबल है भी, ठीक है, समझ में आई बात। और जो लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वहां ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर सारी ये क्या डेड सेल से बना हुआ है? नहीं, ये भी लिविंग सेल है। तो फिर न्यूट्रिशन कैसे करता है? एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक और भी टिश्यू होता होगा, वही टिश्यू से ये अपना न्यूट्रिशन डिफ्यूजन के जरिए में करता है। सर तो फिर एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू में कुछ वेयर एंड टियर्स होता रहता है। एक नेचुरल डैमेज है वो। अगर एपिथेलियल टिश्यू में नेचुरल डैमेज होता है और वहां पे ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होगा तो ब्लड ब्लीडिंग भी होगा, हाँ कि नहीं। वही ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। आई बात समझ में? क्लियर। और जो एपिथेलियल टिश्यू है वो भी तो सेल से बने हुए होते हैं ना। वो सेल्स क्लोजली पैक होते हैं, मतलब बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। कहां पे प्रेजेंट होता है? जितने ऑर्गन्स है उनका लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। सारी काम क्या करता है? परमेबल है, मतलब ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करता हो। लाइनिंग में प्रेजेंट है, यहाँ पे लाइनिंग में है, मतलब सिक्रेशन भी करता होगा, एब्जॉर्प्शन भी कर रहा होगा, हाँ कि नहीं। और भी बहुत सारे काम से ये करता है, प्रोटेक्शन भी देता है। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख सकते हैं। इट कवर्स द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गन्स एंड लाइन्स द लुमेन्स ऑफ द ऑर्गन्स इन ए सिंगल और मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। एक लेयर बनाता है स्किन के ऊपर, यहाँ पे एक लेयर बनाया, वो लाइनिंग हो गया। वही लाइनिंग एक लेयर का भी हो सकता है, बहुत सारे लेयर का भी हो सकता है। हम आगे पढ़ने वाले हैं कौन से ऑर्गन का लाइनिंग एक लेयर का है और कौन सा ऑर्गन का लाइनिंग बहुत सारे मल्टी लेयर्स होते हैं। जो एक ही लेयर से बना हुआ है उससे बोलते हैं हम सिंपल एपिथेलियम, और जो एपिथेलियम मल्टी लेयर होते हैं उससे हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। क्लियर। आगे हम उसका टाइप भी करने वाले हैं। इट एक्ट्स एज ए बैरियर एंड सेपरेट डिफरेंट ऑर्गन्स फ्रॉम ईच अदर। क्लियर। फाउंड इन द स्किन, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, किडनी ट्यूब्यूल्स और भी बहुत सारे ऑर्गन्स है वहां पे। काम क्या करता है? रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, फिल्ट्रेशन, इसका काम।
ठीक है। कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, ब्लड वेसल्स absent, क्लोजली पैक्ड एंड परमेबल, ठीक है। और एक बात है, जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके नीचे एक और भी टिश्यू है, दोनों के बीच में एक बैरियर, उसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? सर थोड़ा अगर आप इमेज में दिखा देते तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता। आगे हम टाइप भी करेंगे, वहां पे हम हर एक इमेज को अच्छे से स्टडी करेंगे। चलो, जो एपिथेलियम होता है वो सिंपली दो टाइप के होते हैं, एक है सिंपल एपिथेलियम और एक स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, एक लेयर और दूसरा है मल्टी लेयर। लेकिन हमारे चैप्टर में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है। हमारे चैप्टर में 6 टाइप का एपिथेलियम दिया गया है, हम हर एक को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया? चावल आ गया। नहीं, देखो ये फूड ब्लॉगिंग वीडियो नहीं, ये एजुकेशन वीडियो है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल मतलब एक ही लेयर का, स्क्वामस एपिथेलियम एक ही लेयर का, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? जितने सारे में आगे हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले उनका लोकेशन पता करेंगे, वो हमारे बॉडी में कहां प्रेजेंट है, फिर हमको ज्यादा आइडिया आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, हाँ कि नहीं। फिर वो दिखता कैसा है, और भी मजा आएगा, काम क्या करता है, ये तीनों अगर हम पता लगा लिए तो फिर वो टिश्यू के बारे में हमको नॉलेज आ गया, हाँ कि नहीं। तो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहां पाया जाता है? इसको हम लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल में पाते हैं, अल्वियोली में पाते हैं, बावंस कैप्सूल के लाइनिंग में पाते हैं, यूरेटर की लाइनिंग में भी पाते हैं। लोकेशन पता चल गया कौन से ऑर्गन में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। चलो एक अल्वियोली को ही जूम करके देख लेते हैं कैसे प्रेजेंट होता है ये। देखो लंग्स को जूम करेंगे तो कुछ ग्रेप्स जैसा बंडल्स दिखेगा, यहाँ देख पा रहे हो। एक एक ग्रेप जैसा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अल्वियोली। वही एक अल्वियोली को चलो जूम करते हैं उसका लाइनिंग पता करने के लिए। आ गया एक अल्वियोली, ये देखो यही है अल्वियोली का लाइनिंग, देख पा रहे हो। और ये सेल्स के लेयर से बना हुआ है, और जो देखो ये लेयर है ये एक ही लेयर है, उसके ऊपर और एक लेयर नहीं है। आई समझ में? यही है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। एक सेल को जूम करें। सर ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है, एग्जाम में टाइम ले जाएगा। हम एग्जाम में ये वाला स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, और भी सिंपल स्ट्रक्चर करेंगे कुछ इस तरह का। देखो पॉलीगन जैसा स्ट्रक्चर से, और हर एक सेल में एक न्यूक्लियस है, और सब के सब सेल ये नीचे जो लाइन है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड, हाँ कि नहीं। तो स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स where every cell is in direct contact with the underlying basement membrane। हाँ बात समझ में आ गई। अब इसका फंक्शन बताइए। फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस occurs through the selectively permeable membrane by filtration or diffusion। क्लियर? अगले वाले टिश्यू में चले, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। वही स्क्वामस एपिथेलियम मतलब पॉलीगन भी होगा, एक न्यूक्लियस होगा वहां पे, लेकिन एक लेयर के ऊपर और एक लेयर आ जाएगा, उसके ऊपर और एक लेयर आ जाएगा, मल्टीपल लेयर्स का। अच्छा सर इसको हम कहाँ पाते हैं? लोकेशन बताइए। इसको हम पाते हैं लाइनिंग ऑफ द स्किन में पाते हैं, लाइनिंग ऑफ द माउथ में पाते हैं, इसोफेगस में, वाजिना में, यूरिनरी ब्लैडर में, ये सब जगह में हम पाते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। सर किसी एक ऑर्गन को जूम कीजिए, वहां पे देखेंगे ये किस तरह का प्रेजेंट है। चलो वाजिना को ही जूम करके देख लेते। ये हो गया एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे अगर वाजिना में हम जूम करेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो जो सेल्स है वो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, ऐसे, हाँ कि नहीं। इसी को ही हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्लियर? सर सिंपल स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर। नीचे हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, इधर देखो हर एक सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है,
सिर्फ बटन में जो सेल है वो डायरेक्टली बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड, हाँ कि नहीं। अब हम स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, द एपिथेलियम स्क्वामस सेल्स आर अरेंज्ड इन सेवरल लेयर्स। सर ये इतना तक तो ये आसान था। काम क्या करता है, देखो काम क्या करता है, ये स्किन में प्रेजेंट है, मतलब ये हमको प्रोटेक्शन भी देता होगा। किससे प्रोटेक्शन दे रहा है, स्किन को कौन डैमेज पहुंचाना चाहता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्किन को डैमेज पहुंचाना चाहते हैं, और उससे हम प्रोटेक्ट कर, उससे डैमेज से प्रोटेक्ट करता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। प्रोटेक्शन हो गया कि नहीं। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्किन में वाटर लॉस भी प्रिवेंट करता है, म्यूकस भी सीक्रेट करता है व्हिच कीप्स द स्किन मॉइस्ट। क्लियर, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम समझ में आया। फिर अगले वाले पे चले, अगला वाला है क्यूबोडियल एपिथेलियम। सर नाम से ही पता चलता है कि क्यूबोडियल है, मतलब उस क्यूबोडियल एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल होगा उसका स्ट्रक्चर क्यूबॉइड जैसा होगा, क्यूब जैसा, और उसका सेल का स्ट्रक्चर क्यूबॉइड जैसा है भी, ठीक है। सर इसको हम कहां पाते हैं, लोकेशन पहले बताइए। लोकेशन है लाइंस द किडनी ट्यूब्स, किडनी ट्यूब का आगे हम जूम करके देखेंगे, आज पता चल जाएगा। ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया ब्रोंकी में डिवाइडेड है और ब्रोंकी फर्दर ब्रोंकियोल में डिवाइडेड होता है, ठीक है। डक्ट्स ऑफ द सालाइवरी ग्लैंड, सालाइवरी ग्लैंड के डक्ट में प्रेजेंट, कवरिंग ऑफ ओवारी में प्रेजेंट, ठीक है। चलो किडनी ट्यूब को जूम करते हैं, ठीक है। ये किडनी है, यहाँ पे अगर जूम करेंगे देखते हो ना, यहाँ पे तो हमको एक नेफ्रॉन देखने में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, एक किडनी ट्यूब, क्या है ये किडनी ट्यूब। यहाँ पे ही अगर हम जूम करेंगे तो उसका लाइनिंग देखने को मिल जाएगा, और लाइनिंग में देखो ये क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं, इसी को ही हम बोलते हैं क्यूबोडियल एपिथेलियम, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह का, तुम 2D वाले स्ट्रक्चर बना के आओगे, ठीक है। क्यूबोडियल एपिथेलियम में हम पहले ना सिंपल लगवाए है और ना ही स्टैटिक है। इसका मतलब क्या है, क्यूबोडियल एपिथेलियम एक लेयर के भी है, मल्टीपल लेयर के भी, लेकिन हमारे चैप्टर में सिंपल के बारे में दिया गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं, क्यूबोडियल एपिथेलियम कैन बी सिंपल और स्टैटिक, shaped like a cubed and have large surface area। काम क्या करता है, हमारे दिमाग में स्पाइनल कॉर्ड में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और उसको प्रोड्यूस कौन करता है, क्यूबोडियल एपिथेलियम, ठीक है। प्रोड्यूस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड द हार्मोन्स, ठीक है, ये दोनों को प्रोड्यूस करता है, और प्रोटेक्शन एब्जॉर्प्शन भी इसका काम होता है, किसका, क्यूबोडियल एपिथेलियम का। फिर अगले वाले टिश्यू में चलते हैं, कोलुमनर एपिथेलियम। सर ये वाला भी नाम से पता चलता है कि उसका जो सेल्स है कोलुमनर एपिथेलियम का, वो फिलर लाइक स्ट्रक्चर होगा, कुलम जैसा होगा, हाँ कि नहीं। कहां पे पाया जाता है, देखो इसके नाम से पहले भी सिंपल और स्ट्रैटिफाइड कुछ नहीं लगाया, मतलब ये भी एक लेयर का हो सकता है, मल्टीपल लेयर का भी हो सकता है। बुक में से सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम के बारे में दिया गया है। सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम फाउंड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, बट स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम फाउंड इन एनस, मेल यूरेथ्रा, फेरिंग्स। सर ये दिखने में कैसा है, दिखाइए जरा, देखो नैरो स्ट्रक्चर है, हाँ कि नहीं, पिलर जैसा स्ट्रक्चर है, एक लेयर के ही बनाया गया, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी, क्लियर। उसका स्ट्रक्चर भी हम लिख सकते हैं, दीज आर टॉल, नैरो एंड अरेंज्ड इन लाइक पिलर्स, इट कैन बी सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। सर ये काम क्या करता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में, मतलब सिक्रेशन भी इसका काम होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए, और है। और जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यूज एंड परफॉर्म सिक्रेशन। क्लियर, कोलुमनर एपिथेलियम समझ में आ गया। फिर अगले वाला क्या है, सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम, मतलब कोलुमनर एपिथेलियम के ऊपर कुछ सिलिया आ जाएगा तो उससे हम बोलेंगे सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। कहां पाते हैं उसको, सिलिया कौन सी काम में हेल्प करता है, फंक्शन क्या है सिलिया का, मूवमेंट में, मतलब जो ऑर्गन में मूवमेंट होता है वहां पे सिलिया होता है, जैसे कि स्पर्म डक्ट हो गया, ट्रैकिया हो गया एंड ओविडक्ट्स, वहां पे
स्ट्रक्चर देखो, एक सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम में एक ही लेयर के है ना, उसके ऊपर देखो सिलिया आ गया, इसको हम बोलते हैं सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। स्ट्रक्चर लिख सकते हैं हम, मेड अप ऑफ सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स विथ सिलिया ऑन देयर अपिकल सरफेसेस। काम क्या करता है, अभी हमने बोला मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे स्पर्म डक्ट में, ओविडक्ट में सेल्स का मूवमेंट होता है, ट्रैकिया में एयर का फिल्ट्रेशन होता है, ये सब करता है सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, फिर लास्ट ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। नाम से ही पता चल गया होगा कि ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, जितने सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे कि हो गया स्किन का स्वेट ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, इनर कैविटी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रेस्ट एंड पैंक्रियास। ब्रेस्ट में मामारी ग्लैंड पाए जाते हैं। क्लियर स्ट्रक्चर देखो, ये एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये भी, और ये सारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। वहां पे जो प्रोड्यूस होता है वो ये डक्ट, देखिए यहाँ पे डक्ट है, ये डक्ट के बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर को बना के आ जाना एग्जाम में, सारे के सारे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर कैसा है, इसका सेल का स्ट्रक्चर क्यूबॉइड भी हो सकता है, कोलुमनार भी हो सकता है, दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। काम क्या है, सिक्रीशन। देखो, रिलीज स्वेट, म्यूकस, डाइजेस्टिव टिश्यूज एंड अदर फ्लूइड्स। खत्म एपिथेलियल टिश्यू। फिर अगला वाला टिश्यू कौन है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू सोचते ही तुम्हारे दिमाग में ये वाला इमेज आ गया, हाँ कि नहीं? क्या सिर्फ यही है जो मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है? नहीं, ये स्केलेटन के साथ अटैच है। कुछ ऐसा भी मसल्स हमारे बॉडी में है, ऑर्गन्स है, जो मसल के साथ अटैच नहीं हुआ है, जैसे कि स्टोमक हो गया, हार्ट हो गया। नहीं, ये वाला हार्ट नहीं, ये वाला हार्ट। ठीक है, वो वाला हार्ट तो निबा नहीं होगा, है हाँ कि नहीं? ठीक है, और ये जो सारे सेल्स है, आपको जान के हैरानी होगा, ये सारे मसल्स, ठीक है, जितने सारे भी मसल्स है, सारे मसल्स अलग अलग टाइप के मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है। क्या वो मस्कुलर टिश्यू के सेल्स को देखना चाहोगे? देखो, कुछ इस तरह का दिखता है। ये मस्कुलर टिश्यू हमें कौन सी काम में हेल्प करता है? मूवमेंट। ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है सर, यही मस्कुलर टिश्यू क्यों मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या उसके पास कोई स्पेशल चीज है? हाँ है, मस्कुलर टिश्यू के पास एक स्पेशल प्रोटीन है, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। वही उसी का ही रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन की वजह से हमको मूवमेंट करना आसान होता है। ठीक है, मसल टिश्यू इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल्स। यहाँ पे जो लॉन्ग सेल्स, लॉन्ग सेल्स, लॉन्ग, और ये जो है, ये लेयर के ऊपर लेयर भी हो सकता है, बंडल जैसा भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, हाँ कि नहीं? और उस समय वो जो टिश्यूज है, वहां पे ब्लड वेसल भी होता है। ठीक है, देखो, सबसे पहले स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। अभी हमने देखा था, ये था स्केलेटन के साथ अटैच हुआ, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है स्केलेटल मसल का। वो है स्मूथ मसल, देखते हो ना, उसका सेल किस तरह का है। इसे क्यों स्केलेटल मसल कहते हो? क्योंकि वो स्केलेटन के साथ अटैच हुआ है। ये स्केलेटन के साथ अटैच नहीं है, ये होलो ऑर्गन्स के वॉल्स में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल। ये जो स्केलेटल मसल है, उसे हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, इसलिए उसको हम वॉल्यूंटरी मसल्स भी बोलते हैं। अपनी मर्जी से किया मैंने, ठीक है, ये वॉल्यूंटरी मसल्स की वजह से होता है। स्मूथ मसल्स स्टोमक में पाए जाते हैं। क्या स्टोमक के वॉल का जो मूवमेंट होता है, उसको क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं ना, इसलिए हम उसको बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स। ठीक है, और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो थक जाते हैं, उनको रेस्ट की जरूरत होता है। लेकिन जो स्मूथ मसल्स होते हैं, उनको थकापन नहीं आते, वो थकते नहीं है, वो ऐसे ही काम करते जाते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल के पास देखो, कुछ व्हाइट कलर का, डार्क कलर का बैंड से, उसे स्ट्राइएशन भी बोला जाता है। इसीलिए स्केलेटल मसल को स्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है। लेकिन स्मूथ मसल में देखो स्ट्राइएशन एब्सेंट है, इसलिए स्मूथ मसल को अनस्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है। ठीक है, ये कैसे बना हुआ है? देखो, यहाँ सिलिंड्रिकल शेप है, यहाँ पे स्पिंडल शेप है, हाँ कि नहीं? ये लेयर है,
ये बंडल है। यहाँ पे देखो एक में मल्टी सेल मल्टी न्यूक्लियोटाइड है ये, लेकिन ये है यूनिन्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियस है एक ही सेल में। इसको हम कहां पाते हैं? देखो लेग्स में, हैंड में, नेक में, जहां पे स्केलेटन के साथ अटैच है। स्मूथ मसल को कहां पाते? एरिस ऑफ द आईज, स्टोमक हो गया, ब्रोंकी हो गया, इंटेस्टाइन, ब्लैडर एंड यूटेरस। ये जहां जो ऑर्गन्स को हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर पाते। सर एक और भी ऑर्गन है हार्ट, उससे तो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर पाते हार्ट का मूवमेंट को, हाँ कि नहीं? और हार्ट का मसल एक स्पेशल मसल से बना हुआ है जो है कार्डियक मसल, ठीक है, और उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, वो इनवॉल्यूंटरी। और ये जिंदगी भर, ये भी थकता नहीं, जिंदगी भर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। अगर हम उसको कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करना चाहेंगे तो फिर श्री राहुल गांधी जी की भाषा में हम टाटा बाय बाय गया खत्म ये हो जाएंगे, ठीक है। दे आर परफॉर्म रिथमेटिकल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू देयर लाइफ, और ये सब इनवॉल्यूंटरी है, हाँ कि नहीं? और उसके ऊपर देखो कुछ स्ट्राइएशंस है कि नहीं? और ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मस्कुलर टिश्यू खत्म, फिर आगे क्या आएगा? नर्वस टिश्यू। देखो नर्वस टिश्यू, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन भी नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड भी नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, नर्वस सिस्टम खुद नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में? और हमारे बॉडी में यही जो नर्वस सेल है वो नेटवर्क की तरह हर एक ऑर्गन में छाया हुआ है, ठीक है। नर्वस टिश्यू को समझने से पहले चलिए स्टिमुली क्या है वो समझ लेते हैं। स्टिमुली, स्टिमुलस का एक प्लूरल फॉर्म है, तो सर फिर स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस समथिंग दैट कॉजेस ए चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म आइदर फिजिकली और बिहेवियरली। बात समझ में नहीं है? देखो, क्लोजिंग आवर आईज इन रिस्पॉन्स टू ब्राइट लाइट, एनवायरमेंट में चेंज हुआ, क्या हुआ? ब्राइट लाइट आ गया, हम आंखें बंद कर देते हैं। एनवायरमेंट की चेंजेस की वजह से हम ऑर्गेनिज्म में भी चेंजेस होता है। अब समझ में आया स्टिमुलस? जैसे कि बिहेवियर, पेन हो गया, हंगर हो गया, ठीक है। अब बात समझ में आई। और जितने सारे सेल्स है, सारे के सारे सेल्स स्टिमुली को रेस्पॉन्स करते हैं, और खुद नर्वस सेल जो होता है, नर्व सेल, वो स्टिमुलेशन के लिए स्पेशलाइज होता है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम जो है आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, हाँ कि नहीं? इमेज देखते हैं, देखो यहाँ पे एक नर्व सेल है, दूसरा नर्व सेल, तीसरा नर्व सेल, एक नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है, हाँ कि नहीं? नर्व टिश्यू इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एंड मेड अप ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। एक ही न्यूरॉन को जूम करके देखेंगे, देखो एक न्यूरॉन आ गया, हाँ कि नहीं? और यही न्यूरॉन लंबाई में, लेंथ में लगभग 1 मीटर का होता है, और उसके पास एक सेल बॉडी भी है, एक्सन भी है, इधर देखो एक डेंड्राइट्स भी, ठीक है। ये एक ही वाड़े है, ठीक है। और ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, गोल्गी apparatus भी है, क्लियर। और वहां पे कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। फिर एंड में देखो यहां पे क्या है? नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग सेल बॉडी के साथ एक्शन के जरिए जुड़ा हुआ है। एक और ऑर्गन रह गया जैसे कि सिनाप्स। 2 न्यूरॉन, एक न्यूरॉन है, उसके बाद एक और भी न्यूरॉन आएगा, यहाँ पे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो कनेक्शन का जो प्लेस है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, वही स्पेस को हम बोलते हैं सिनाप्स। जैसे कि आप ये वाला इमेज देख लो, यहाँ पे है सिनाप्स। और क्लियर चाहिए? देखो ये वाला इमेज, 2 नर्व सेल कनेक्टेड है, यही कनेक्टेड प्लेस को अगर हम जूम करेंगे तो बीच में कुछ स्पेस मिलेगा, इसी को ही हम बोलते हैं सिनाप्स, ठीक है। और डेंड्राइट्स
रिसीव्स फीडबैक्स फ्रॉम अदर सेल्स। ये डेंड्राइट एक और सेल से फीडबैक रिसीव किया, वही फीडबैक एक सिग्नल के जरिए मूव करता है, उसे हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। दे कैरी इंपल्सेस विद द हेल्प ऑफ सिनाप्स। ठीक है, यहां सिनाप्स में कैसे आया? देखो, डेंड्राइट से सिनाप्स तक एक्शन के जरिए मूव करता है नर्व इंपल्स। ठीक है, ये हेल्प कैसे करता है? नर्वस टिश्यू इज रिस्पांसिबल, हमारे ऑर्गेनिज्म में ये क्या करता है? रिस्पांस देता है कि नहीं? मतलब मसल को भी ये थोड़ा सा हेल्प करता है। कैसे? स्टिमुलेटिंग मसल्स कंट्रैक्शन। ठीक है, फिर क्या करता है? क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में अगर थोड़ा गर्मी बढ़ गया तो हमें कैसे पता चलता है? यहाँ पे नर्व सेल का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क स्ट्रक्चर है, वो दिमाग को इन्फॉर्म कर देता है कि अब गर्मी ज्यादा हो गया। ठीक है, फिर और क्या हेल्प करते हैं? प्लेइंग ए रोल इन आवर इमोशंस, मेमोरी एंड रीजनिंग। इमोशंस को बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हार्ट कंट्रोल होता है। हार्ट नहीं बच्चे, हार्ट का काम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन है। इमोशन को कंट्रोल करते हैं हमारे हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम, ये मेमोरी दिमाग में, रीजनिंग जैसे कि एनवायरनमेंट में एक ब्राइट लाइट है, हम आंखें बंद करते हैं, हम किस तरह का सोचते हैं, वो सब। ठीक है, फिर लास्ट है कनेक्टिव टिश्यू। देखो, एक बिल्डिंग को जूम करते हैं, ये बिल्डिंग कुछ ब्रिक से बना हुआ है, वही ब्रिक को हम सीमेंट के साथ जोड़ते हैं और उसको फ्रेम और सपोर्ट देने के लिए कुछ पिलर्स हम बना देते हैं। आगे ठीक इसी तरह हमारा बॉडी जो है वो भी कुछ कनेक्टिव टिश्यू के जरिए सपोर्टेड है, जो बाइंडिंग भी करता है, पैकिंग भी करता है, एक सीमेंटिंग मटेरियल से भी कनेक्टेड होता है, जो सारे ऑर्गन्स को कनेक्टेड करता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हेल्प्स टू कनेक्ट ऑल ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और क्या है? इट एक्ट्स लाइक बाइंडिंग, सपोर्टिंग, पैकिंग एंड फ्रेमिंग मटेरियल। यही कनेक्टिव टिश्यू एक जेल लाइक मीडियम, उसे हम सॉलिड मीडियम भी बोल सकते हैं, लिक्विड मीडियम भी बोल सकते हैं। हाँ, लिक्विड मीडियम में भी है, आगे हम पढ़ने वाले हैं, उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले चलो सॉलिड मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, आ गया एक सॉलिड मैट्रिक्स से बना हुआ बोन। कैसा है? अच्छा है ना? यही जो बोन है, देखो, बोन हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क देता है, सपोर्ट करता है and holds our internal organs together। एग्जाम्पल चाहिए? जैसे कि हो गया हार्ट, लंग्स, ये सब सपोर्टेड है बोनी रिपकेज के जरिए। हाँ कि नहीं? और ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है। एंकर द मसल्स, मसल को एंकर करता है मूव करने के लिए। तो मसल को और दो टिश्यू है, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बोन हो गया, ये दोनों मदद करते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, bone cells are embedded in a hard matrix composed of calcium and phosphorus। क्लियर? देखो, फिर दोबारा वही बोन को चुन करते हैं। देखो, ये जो दो बोन कनेक्टेड है, वो कैसे कनेक्टेड है? यहाँ पे जूम करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह का इमेज। यहाँ पे देखो, दो बोन कनेक्टेड है और दो बोन को ये जो रेड कलर का सब्सटेंस है ये कनेक्ट करके रखा है। हाँ कि नहीं? और उसी को ही हम बोलते हैं लिगामेंट। और लिगामेंट दो बोन को कनेक्ट करता है और ये इलास्टिक होता है एंड कंसिडरेबल स्ट्रेंथ इनके पास होता है। यही स्केलेटन के साथ मसल भी अटैच था। यहां पे जूम करते हैं, देखो, मसल भी अटैच है बोन के साथ। हाँ कि नहीं? इसको हम बोलते हैं क्या ना? टेंडन। और टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन्स। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और उसका जो सेल्स है वो बहुत क्लोजली पैक होता है, उनके बीच में ज्यादा मैट्रिक्स नहीं होता है, लिटिल मैट्रिक्स होता है, इसलिए हम उसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ? फिर ये वाला इमेज को दोबारा जूम करते हैं। यहाँ पे देखो, एक ब्लू कलर का लेयर दिखता है आपको, इसी को ही हम बोलते हैं कार्टिलेज। यहाँ पे ईयर पे देखो, यहाँ पे भी कार्टिलेज है, फिंगर टिप्स में होता है, नोज में होता है। ठीक है, ये देखो, बोन का जो कनेक्टिंग सरफेस है उसको स्मूथनिंग कर दिया, कुछ ऑर्गन को स्ट्रक्चर भी देता है। हाँ कि नहीं? देखो, कार्टिलेज इज इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। यहाँ पे पता चल गया होगा आपको, फ्लेक्सिबल है। हाँ कि नहीं?
present in nose, ear, trachea and larynx. Cells are widely spaced, इसीलिए ही ये flexible ज्यादा है, elastic ज्यादा है, ठीक है. Solid matrix is composed of proteins and sugar. Clear? Cartilage smoothness, bone surface at joints and structure भी देता है, हाँ कि नहीं? Provide structure and same to some parts of the body. Function, structure, ये सब लोकेशन समझ में आ गए. फिर अगले वाले टिश्यू में चले. हमारा स्किन बॉडी का सबसे लार्जर ऑर्गन है और वो स्किन हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ कैसे, ये निकल क्यों नहीं जाता? वैसे हो गया एक ब्रेन, स्टोमक, ये सब अपनी जगह है कैसे? क्योंकि कोई तो होगा जो उन सबको पकड़ के रखा है, हाँ कि नहीं? देखो ये जुड़ा हुआ है, उसको कोई ना कोई है जो पकड़ के रखा है. Something has to hold these things together by some sort of glue. वही ग्लू को हम क्या बोलते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. The skin is connected to our muscle with areolar connective tissue. ठीक है? It binds the different organs and tissues together. समझ में आई बात, हाँ कि नहीं? Found around the blood vessels and nerves and in the bone marrow. Bone marrow में भी areolar connective tissue होता है, ठीक है? The cells of the tissue are flowed in a gel-like medium which is loose, so it's also called as loose connective tissue. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, areolar tissue नहीं देखे, वो देता है loose connective tissue के बारे में बताओ. अब समझ में आया बात, loose connective tissue कौन है? areolar connective tissue ही loose connective tissue होता है, ठीक है? It fills the space, मतलब इसको हम filler tissue भी कह सकते हैं. Inside the organ, supports internal organs and helps in repair of tissues and called as filler tissue also. ठीक है, क्लियर. फिर अगले वाला क्या है? हमारा बॉडी जो है वो मैकेनिकल, और जो कुछ भी अगर यहाँ पे एक मुक्का लग गया, वहां से कैसे बचे? उस मुक्के से बचाने के लिए कौन हेल्प करता है? देखो, और बॉडी नीड्स टू बी सेफ फ्रॉम द मैकेनिकल सक्स, जो भी मिलता है, हाँ कि नहीं? और यहाँ पे स्किन के नीचे देखो, ये स्किन के बिल्कुल नीचे एक टिश्यू होता है बीनीथ द स्किन, उससे हम क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू बोलते हैं. देयर इज ए लेयर ऑफ टिश्यूज बीनीथ द स्किन व्हिच एक्ट्स एज ए शॉक ऑब्जर्वर, उससे हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है? और ये क्या करता है ना? फ्लैट ग्लोब्यूल्स सेल्स ऑफ द टिश्यूज आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स. फैट ग्लोब्यूल्स है तो मजे की बात ये है कि जिसके पास, देखो, स्टोरेज ऑफ फैट्स आल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, मतलब जिसके पास ज्यादा है ये, उसको ज्यादा गर्मी लगेगा, जिसके पास कम है उसको थोड़ा सा ठंडा लगेगा कंपेयर टू मोटे आदमी, ठीक है? थिन पीपल lacking sufficient adipose tissue tends to feel colder than the fat individuals. Clear? हमारे बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, उसे हम बोलते हैं ब्लड, ठीक है? देखो ये वाला स्ट्रक्चर वीडियो देखो, यहाँ पे देखो ब्लड मूव कर रहा है, हाँ कि नहीं? ठीक है, देखो वहां पे कुछ व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिखे, कुछ रेड कलर का सब्सटेंस भी, और भी थोड़े कुछ सब्सटेंस होते हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है? फिर आगे बढ़े, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इनके पास क्या था? एक रेड कलर का सब्सटेंस था, उसे हम बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड का सेल था, और एक था प्लेटलेट भी था, ठीक है? और ये तीनों एक मैट्रिक्स में पाए जाते हैं जो है प्लाज्मा. प्लाज्मा के पास सिर्फ यही तीन नहीं होते, और भी कुछ सब्सटेंसेस होता है, जैसे हार्मोन्स, प्रोटीन, सॉल्ट्स, कुछ सिंप्लीफाइड फूड भी होता है, वो सब ब्लड में होता है ना, ठीक है? ये काम कैसे करता है? द फ्लूइड फ्लोज थ्रू आवर एंटायर बॉडी एंड एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्टर. ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टर के हिसाब से काम करता है. कौन सी चीज का ट्रांसपोर्ट करता है? हर एक सेल्स को, हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत है, और वो ऑक्सीजन लंग से, अल्वियोली से हर एक ऑर्गन को कैसे पहुंचता है? ब्लड की जरिए, ठीक है? सिंप्लीफाइड फूड की जरूरत होता है, ग्लूकोज के, वो ब्लड की जरिए
एक दूसरे को कनेक्टेड हो पाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव फूड हार्मोन जो सिक्रेशन होता है वो हर एक ऑर्गन के पास कैसे पहुंचता है? ब्लड के जरिए। एंड वेस्ट मटेरियल, सेल में कुछ एक्टिविटीज होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, वहां पे कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। वो वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर जाना चाहिए। कैसे जाता है? वो ब्लड के मिलके फिर बाहर आ जाते हैं, ब्लड के जरिए नहीं, वो एक्सक्रीशन के जरिए। वो आप हायर क्लास में समझेंगे, क्लास 10 में। ठीक है, देखो ये हो गया एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और वो है प्लेटलेट। इन तीनों में चलो डिफरेंशिएट करते हैं एक साथ। जो आरबीसी है वो रेड कलर का है और सर्कुलर था, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी था वो कलरलेस था और उसका जो शेप था वो इरेगुलर। सेम प्लेटलेट भी वही कलरलेस है, इरेगुलर। ठीक है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड। हम प्लांट टिश्यू में पढ़े थे, हम क्या बोले, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट में जो सिव ट्यूब था, सिव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं था। और इधर एनिमल टिश्यू में भी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लेटलेट में भी नहीं होता है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी के पास होता है। ठीक है, ये कैसे हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल्स, क्योंकि आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से भी ये रेड कलर जैसा दिखता है। डब्ल्यूबीसी इम्यूनो सिस्टम में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट इंफेक्शंस। और प्लेटलेट्स क्लॉट द ब्लड एंड स्टॉप ब्लीडिंग। हर एक जगह में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, बॉडी के हर एक ऑर्गन में, हर एक जगह में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। वहां पे होता है जहां पे इंजरी से होता है, साइट ऑफ इंजरी। वहां पे वो एनवायरमेंट के एयर के साथ कुछ रिएक्शंस करता है, वो भी क्लास 10 में है। फिर जाके वहां पे ब्लड क्लॉट होता है और ब्लीडिंग स्टॉप होता है। ठीक है, क्लियर? अब खत्म हो चुका है एनिमल टिश्यू। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।